अब हम बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी के दूसरे भाग की, जो कि जैव विकास यानी कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन और बायोजेनी के नाम से जाना जाता है। केमिकल इवोल्यूशन में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना था, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या यूं कहें ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ये एक साथ मिल करके एक प्रकार की संरचना का फॉर्मेशन किए, जिसे प्रोटोबायोन्ट्स कहा गया। प्रोटोबायोन्ट्स, इसकी ख़ास बात ये थी कि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता था, मतलब ये स्वतः रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता था। ये बेसिकली ये जो प्रोटोबायोन्ट्स थे, ये प्रोटोबायोन्ट्स क्लस्टर थे मैक्रोमॉलिक्यूल्स के, और इन क्लस्टर्स में, इन मैक्रोमॉलिक्यूल्स के क्लस्टर में प्रोटीन थी, न्यूक्लिक एसिड थी, फैटी एसिड थी, पॉलीसैकेराइड था, ऐसे ही और भी सारे कंपाउंड थे। फिर ये प्रोटोबायोन्ट्स चेंज होके ये प्रोटोबायोन्ट्स चेंज होके ईओबायोन्ट्स का फॉर्मेशन किए, और ये ईओबायोन्ट्स, इसको एक और नाम से जाना जाता है प्रोटोसेल, और ये सिमिलर था कोएसरवेट्स के, या यूं कहें इसे कोएसरवेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खास बात ये थी कि ये रिप्रोडक्शन शो करता था बाय बडिंग, यानी बाय बडिंग ये रिप्रोड्यूस हो सकता था। और चूँकि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल फेनोमेना है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ईओबायोन्ट से ही एक बायोलॉजिकल फेनोमेनन की शुरुआत हुई, यानी ये एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ। ये जो प्रोटोसेल थी, यानी कोएसरवेट्स जो थे, ये क्लस्टर थे न्यूक्लियोप्रोटीन के। ये न्यूक्लियोप्रोटीन के क्लस्टर थे, और इस न्यूक्लियोप्रोटीन की प्रॉपर्टी ये थी कि ये स्वतः सेल्फ रेप्लिकेट हो सकता था, यानी इसकी प्रॉपर्टी थी सेल्फ रेप्लिकेशन की, और इसी कारण से बिगनिंग ऑफ लाइफ यानी जीवन की शुरुआत कोएसरवेट्स या प्रोटोसेल से होती है। ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये प्रोटोसेल्स फॉर्मेशन के बाद ये प्रोटोसेल समय के साथ साथ और कॉम्प्लेक्स होती गई और कंडेंस होके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन की, जिसे प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोट्स नाम दिया गया। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो थी, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल जो बनी वो बैक्टीरियल सेल्स थी, और ये बैक्टीरियल सेल्स जो थी, इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो कीमोहेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, और जो रेस्पिरेशन मोड था वो एनएरोबिक था, मतलब ये अनाक्सी श्वसन करते थे। क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त जो
एटमॉस्फियर था अर्थ का वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फियर था, मतलब कि जो ऑक्सीजन थी वो अवेलेबल नहीं थी। इस वजह से इस वक्त जो रेस्पिरेशन मोड था वो एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन था। कीमो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो थे फिर उनमें समय के साथ साथ इनमें चेंजेस हुआ और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी चेंज हुआ और फिर ये कीमो हेट्रोट्रॉप से कीमो ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन में चेंज हुए। लेकिन अभी भी जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन था वो एनएरोबिक ही था। और इस टाइप के बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कीमो ऑटोट्रॉपिक था इसमें फिर चेंजेस हुआ और ये इनमें से कुछ बैक्टीरिया बैक्टीरियो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन किए। और चूंकि अब इनके अंदर बैक्टीरियो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो चुका था इसलिए अब ये सूर्य की किरण को एब्जॉर्ब करने में सक्षम हो गए थे। और चूंकि अब ये सूर्य की किरण एब्जॉर्ब करने में सक्षम हो गए थे इसलिए इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज हो गया और अब ये कीमो ऑटोट्रॉप से फोटो ऑटोट्रॉप में चेंज हुए। और लेकिन अभी भी जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन था वो एनएरोबिक ही था। चूँकि ये हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन करने के लिए एज ए सोर्स वाटर की जगह हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते थे और हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करने के कारण कोई भी ऑक्सीजन का इवॉल्व होना पॉसिबल नहीं था, यानी कोई भी ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में नहीं आई। इसी कारण से अभी भी जो पृथ्वी का एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था और इसी कारण से अभी इनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो था वो एनारोबिक ही था। धीरे धीरे इन बैक्टीरियो क्लोरोफिल में चेंज हुआ और इनमें मॉलिक्यूलर चेंजेस के फलस्वरूप ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल ट्रू क्लोरोफिल में चेंज हुए। और ये ट्रू क्लोरोफिल वाले जो बैक्टीरिया थे उनके एग्जाम्पल हैं साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया को हम एक और नाम से जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी थी, चूँकि इसमें ट्रू क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो चुका था, इस वजह से ये वाटर को एज ए हाइड्रोजन डोनर यूटिलाइज़ करने लगे और वाटर को हाइड्रोजन डोनर के रूप में यूटिलाइज़ करने का परिणाम ये हुआ कि ऑक्सीजन इवॉल्व होना शुरू हुई। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ट्रू फोटोसिंथेसिस प्रारंभ हुई। फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होने के कारण आप फोटोसिंथेसिस हुई और ऑक्सीजन और वाटर एज ए हाइड्रोजन डोनर यूटिलाइज हुआ। इसी कारण से इधर ऑक्सीजन का लिबरेशन हुआ और ऑक्सीजन जैसे ही मुक्त हुई, इस ऑक्सीजन के मुक्त होने के कारण यहाँ एक ऑक्सीजन क्रांति हुई। हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग origin and evolution of life, liberation of free O2 by blue green algae during photosynthesis is called as
ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन, इसी को ऑक्सीजन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसी ऑक्सीजन क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ये पड़े कि पृथ्वी का एटमॉस्फेयर जो कि अब तक रेड्यूसिंग था वो अब चेंज हो गया और बदल गया ऑक्सीडाइजिंग में। और इसी के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हुई और एक्यूमुलेट होने के कारण ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ। और ओजोन लेयर के फॉर्मेशन के फलस्वरूप जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज यानी पराबैंगनी किरणें थी वो एटमॉस्फेयर में ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो गई और पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंची, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर जीवन के अनुकूल बना और इसी के साथ ही यहाँ पर जीवन की शुरुआत हुई।